Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? गुड आफ्टरनून सौरभ, संजय, ओम प्रकाश, नरेश, सोनी कुमारी, पूनम, प्रियंका, रोहन, दीक्षुक, भारत, हरिढांका, जो भी अरे यार अजीब 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 से नाम कैसे आ रहे हैं आज क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग कैसे बोल रहे हो तुम लोग? मैंने भी तुम्हें देखते देखते गुड इवनिंग बोल दिया, अभी तो गुड आफ्टरनून हुआ है यार, गुड इवनिंग कैसे हो गया? मोनू वर्मा गुड आफ्टरनून, ब्रजेश यादव गुड आफ्टरनून, रजत गुड आफ्टरनून, इरफान, अश्विनी, दुर्गेश, पूनम, प्रियंका। साइंस स्पेशल 6 में एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ना दी? यस होंगे, जब अपन थोड़े बहुत चैप्टर कर लेंगे उसके बाद एक साथ करवाएंगे। रूबी यादव, प्रवीण, दिलकुश, अच्छा दिलखुश, ओके। आप कैसी हैं मैम? राकेश, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं, आप बताएं मुझे। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता होगा आज साइंस की क्लास है, साइंस में बायोलॉजी की क्लास है। न्यूट्रिशन का पीडीएफ प्लीज यार अपलोड करो यार, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, बच्चे परेशान हो रहे हैं। न्यूट्रिशन का पीडीएफ तुरंत अपलोड करो हिंदी में। ओके चलिए, हाँ स्टार्ट करें फिर क्लास। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको कल गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में न्यूट्रिशन का पीडीएफ हो चुका है। ओके, अभी लीजिएगा। ग्रीन टी मैम, यस मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, ताकि थोड़ा सा आजकल मेरा वजन ज़्यादा हो गया तो थोड़ा वजन कम करने के लिए। और नेक्स्ट बात मेरी बस सुनिएगा, आप एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, कि कल गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारा छोटा सा, आप बच्चों को एक छोटा सा उपहार दिया था, जिसमें कि हमारे जितने भी लाइव क्लासेस हैं, जितने भी बैचेस हैं, वो सारे 250 रुपीज़ में हैं। तो अगर आप साइंस, जीएस या फिर जीएस का एमसीक्यू बैच या प्रैक्टिस बैच या कुछ भी आप रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ओनली 250 अमाउंट देना होगा, और वो भी शाम के 7 बजे से पहले पहले तक ये ऑफर है, उसके बाद आप ये हट जाएगा। और एसएससी सीजीएल का कंप्लीट बैच है जो सिर्फ 500 में है। ऐसे ही पटवारी का भी बैच है, तो आप एक बार एप्लीकेशन पे सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको कोई बैच की रिक्वायरमेंट है तो वो बहुत कम अमाउंट में इतना आपको अच्छी क्वालिटी के साथ बैच मिल रहा है। ठीक है, पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल कैसा रहा आपका रिपब्लिक डे? लड्डू वड्डू खाए कि नहीं? कॉलेज वॉलेज गए कि नहीं तुम लोग? चलिए, तो अब स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में जिसको बोलते हैं आप पाचन तंत्र। कौन सा सिस्टम? हिंदी में जिसको आप बोलते हैं पाचन तंत्र। कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो खाने को पचाने वाला सिस्टम। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था किडनी में किस किस पर ज्यादा ध्यान दें। मैं, मुझे स्टोन हो गया है किडनी में। ओके, मैं बताऊंगी आपको, जब किडनी वाला चैप्टर करवाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जब भी आप, मैम बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं सामने वाली लाइट ऑफ कर दूं, फिर आपको विजिबल हो जाएगा। आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, राइट? अभी सही है? एक बार देखिएगा। एडवांस मैथ्स का बैच है, बिल्कुल वह बैच अजय राणा सर का, उसका भी 250 अमाउंट है, आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल बनती हैं, और जब सेल्स बहुत सारी जुड़ती हैं तो वो टिश्यूज बनाती हैं, वो उत्तक बनाती हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम जुड़ते हैं तो हमारे बॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो मैं अगर एक लाइन में साफ शब्दों में बोलूं कि भाई सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप बताओगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का मतलब है बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में जो सिमिलर सा काम करते हैं, उन ऑर्गन में एक जैसा काम होता है, इसलिए उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? आप सिस्टम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा सिस्टम, तो आप बताएंगे डाइजेशन करवाने वाला सिस्टम, ठीक है। डाइजेशन, अखिलेश थैंक यू सो मच बच्चा। देखिए अब यहाँ पर आप, हाँ ध्यान से देखिए, आप कमेंट नहीं कीजिएगा, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अभी सब हम पढ़ते हैं। मैम यूपी पटवारी का भी बच्चे हैं, ओके चलिए ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आप बातें नहीं करते हैं, अब कमेंट आप थोड़ा कम कीजिए ताकि हम कंटेंट पे ज़्यादा, कंटेंट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाए।
चलिए, तो अब हम कमेंट पे ध्यान नहीं देते, पढ़ते हैं। देखिए, चलिए, मैंने कहा वो एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो क्या करवाता है, जो डाइजेशन करवाता है हमारे बॉडी में, उस ऑर्गन्स के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, उसको आप पाचन बोलते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि डाइजेशन होता क्या है। तो मैंने बताया कि आप जो फूड खाते हैं वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, आप खाने के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं, और इन लार्ज पार्टिकल्स को आपको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाना होता है। भोजन के बड़े बड़े अणु लेते हैं आप, और इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करवाया जाता है, ताकि हमारी जो सेल्स हैं इन स्मॉल पार्टिकल्स को कंज्यूम करे और हमें क्या दे, हमें ये एनर्जी दे। और वो एनर्जी से, उस एनर्जी को काम में लेकर हम क्या करते रहें बच्चों, हम एनर्जी से हम हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स काम करते रहें। अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि सबसे पहले जो डाइजेशन है वो कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होता है, वो माउथ से स्टार्ट होता है, राइट। और माउथ में 2 ऑर्गन होते हैं, सबसे पहला था टीथ। अब टीथ में मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और माउथ में दूसरा ऑर्गन होता है हमारी टंग। टंग का मतलब होता है बच्चों जीभ, टंग का मतलब होता है जीभ। तो मैंने कहा था हमें माउथ में 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं, पहला है टीथ का मतलब है दांत, और दांत कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। तो कल क्या मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि भाई जो दांत होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देन मैंने बताया कि जो इंसीजर्स होते हैं वो फूड की कटिंग करते हैं, और जो कैनाइन होते हैं वो क्या करते हैं, फूड की टीयरिंग करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। देन प्रीमोलर का काम होता है फूड की ग्राइंडिंग करना, पीसना। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है बच्चों क्या, उसके बाद आता है मोलर, और मोलर का काम होता है मिक्सिंग किसके साथ, सलाइवा के साथ। अब हम आज देखेंगे कि जो हमारी टंग है वो हमने यहाँ पर क्यों लिखा, सबसे पहला पॉइंट, आप अगर जीभ की बात करते हैं तो बच्चों आप बताएंगे कि जो टंग होता है वो हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन है। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन, हिंदी में बोलेंगे जीभ एक संवेदी अंग है। जीभ क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। अब बात आती है कि व्हाट इज सेंसरी ऑर्गन होता क्या है, तो आप बताएंगे। मैम वॉइस डबल आ रही है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वॉइस सही है क्या। एक बार कमेंट करके बताइए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पर वॉइस डबल आ रही है। ओके है, सही तो है, वॉइस कहाँ खराब है, कुछ बच्चे क्यों लिख रहे हैं कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर। तो टंग कैसा ऑर्गन है, आप बताएंगे। टंग एक सेंसरी ऑर्गन है। अब सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गन्स जो हमें किसी ना किसी चीज़ का सेंस दें, वो ऑर्गन जो हमें किसी ना किसी चीज़ का सेंस दें। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आप बताएंगे हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पे आता है आपका टंग, और टंग किसका सेंस देता है, जीभ किसका सेंस देता है, आप बताएंगे टेस्ट का सेंस देता है। आपने जो खाना खाया है वो टेस्ट में कैसा है, वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, वो कौन सा ऑर्गन आपको सेंस देता है, आप बताएंगे बच्चों वो टंग देता है। दूसरा, उसके बाद आता है आपका ईयर किसका देता है, सुनने का। कान किसका सेंस देता है, सुनने का। नेक्स्ट आता है आपका आई का मतलब होता है आंख। आंख मतलब मैम देखने का सेंस देती है, कोई चीज़ आप देख रहे हैं उसका सेंस। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका स्किन, और स्किन का मतलब होता है त्वचा किसका सेंस देती है, आप बताएंगे त्वचा। हमारे आपको किसी ने चांटा मारा तो आपको दर्द हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है ना, तो ये सब आपको स्किन और टच का सेंस देती है कि आपको किसने कब टच किया, ऐसे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हमारा पहला सेंसरी ऑर्गन क्या है, टंग। उसके बाद दूसरा बताएंगे, अरे साउंड सही आ रही है, वॉइस इको कर रहा है। सत्यनारायण, अगर आपको वॉइस इको कर रहा है तो प्लीज़ आप एक बार
एक बार आप अपना ना पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, शायद नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आता है नोज। नोज किसका सेंस देता है? स्मेल का। कैसी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है? तो आप याद रखेंगे हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से हमने आज एक पढ़ा है टंग। टंग कैसा ऑर्गन है? आप बताएंगे सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी किसका सेंस देता है? टेस्ट का सेंस देता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं टंग के बारे में, तो जो टंग होती है वो हमारी वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन होती है। कैसी ऑर्गन है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, और हिंदी में इसको लिखा जाता है मांसपेशीय अंग। कैसा अंग? मांसपेशीय अंग। अब कुछ बच्चों को ये नया टर्म मिला होगा, मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ किससे मिलकर बना हो? मसल से, मांस से मिलकर बना हो, मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको आप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ मसल से मिलकर बना हुआ हो, मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है, उसको आप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एग्जाम में होता है 4 ऑप्शन देते हैं, और 4 ऑप्शन में ऑर्गन्स के नाम होते हैं, और आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा सेंसरी ऑर्गन होता है। आप बताएंगे कौन सा सेंसरी ऑर्गन है, तो इनमें से 5, और इनमें से कौन सा मस्कुलर ऑर्गन है। आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर का मतलब होता है जो सिर्फ किससे मिलकर बना हो? जो मसल से। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें क्या नहीं होती? बोन्स नहीं होती, जिसमें हड्डियां नहीं होती, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमारी टंग इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, आप इसको वापस मोड़ सकते हैं, है ना। मैम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आपने एक भी नहीं बताया। महेंद्र कुमार तवन, लास्ट के 15 मिनट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। लास्ट के 15-20 मिनट में मैं आपके डाउट ले लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें हड्डियां नहीं होती, सिर्फ मसल्स होती हैं, उसको आप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए हमारी जीभ इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। एक बात याद रखिएगा, हमारी जीभ में हड्डी नहीं है, बट हमारी जीभ को पकड़ के रखती है एक हड्डी जो हमारे गले में होती है। ये देखो आपके गले में एक हड्डी है ना, इस गले वाली हड्डी का नाम होता है हायोड बोन। इसको बोलते हैं बच्चों हायोड हड्डी। हायोड। तो याद रखिएगा कि टंग में, जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को पकड़ के रखती है एक हड्डी। कौन सी? जो हमारे थ्रोट में है, जो हमारे गले में है। और गले में कौन सी हड्डी होती है? हायोड हड्डी। अगर आपने किसी इंसान की ये हायोड हड्डी तोड़ दी, तो उसकी जीभ जो है वो या तो अंदर चली जाएगी या उसकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी, क्योंकि जो हायोड हड्डी होती है वो हमारी टंग को सपोर्ट देती है, उसको पकड़ के रखने में काम आती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हायोड हड्डी जो है वो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है। आपने देखा होगा कि जो लोग सुसाइड करते हैं, फांसी वासी का फंदा लगाते हैं, तो फांसी लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं तो उनकी हायोड हड्डी टूट जाती है। जब हड्डी टूट जाती है तो उनकी जीभ क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बात। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं जीभ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछे जीभ की लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा जीभ की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर की होती है। तो टंग की लेंथ कितनी होती है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, टंग में कोई भी हड्डी नहीं है, टंग में बहुत सारी मांसपेशियां हैं, और वो मांसपेशियां आपस में जुड़कर वो आपको कैसा सेंस देती हैं? वो देती हैं वो आपको टेस्ट का सेंस देती हैं। अब बच्चों एक बात याद रखना कि टेस्ट का सेंस कैसे आता है। हमारी जो टंग है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टेस्टिंग बर्ड होती हैं, उसके अंदर टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं जो स्वाद आपको फील करवाती हैं। स्वाद वाली शाखाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्वाद वाली बर्ड होती हैं, और ये बर्ड क्या करती हैं? ये बर्ड जो होती हैं वो आपको टेस्ट फील करवाती हैं। कैसे? तो इन टेस्टिंग बर्ड्स के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे बॉडी में न्यूरॉन के थ्रू, हमारी तंत्रिका के थ्रू, तंत्रिका कोशिका के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है तुरंत कि भाई आपने जो खाना खाया है वो कैसा खाया है। मैंने क्या बताया? यहाँ देखो बोर्ड पे, ये आपका जीभ, इधर से विजिबल हो रहा है ना, हाँ देखिए ये आपका जीभ, और इस जीभ में यहाँ पर जो टेस्टिंग बर्ड होती है वो आपको कैसा टेस्ट फील करवाती है? स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, मीठा मतलब टेस्ट मीठा।
ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपको फील करवाता है कैसा टेस्ट, ये फील करवाता है आपको सोल्टी। सोल्टी का मतलब होता है बच्चों नमकीन। नमकीन खाते हो तो यहाँ पे नमकीन लगती है। ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों, यहाँ पर आपको हमेशा खट्टा टेस्ट फील होता है, दही यहाँ खट्टा लगता है। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर आपको बिटर टेस्ट फील होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये आपको कैसा टेस्ट फील करवाता है, तो बच्चों ये फील करवाता है आपको अनियन वाला टेस्ट। अनियन का मतलब होता है प्याज, उसके बाद गार्लिक, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, और उसके बाद जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक। आपने देखा होगा प्याज लहसुन अदरक खाने से आपको झंझनाहट सी होती है, और ऐसी झंझनाहट जो आपकी आंखों में आंसू भी ले आती है। बहुत ज़्यादा जब आप मिर्ची खा लेते हो, आप ज़्यादा अदरक खा लेते हो, तो आपके मन में आपके मुंह में एक अजीब सी कड़वाहट सी आ जाती है। तो यहाँ पर अनियन, गार्लिक और जिंजर वाली वर्ड होती है। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, और अनियन का मतलब होता है प्याज, और जिंजर का मतलब होता है अदरक। तो याद रखिएगा, हमारे जीभ में कभी कभी बुक्स में इस बिटर टेस्ट में ही इसको काउंट कर रखा होता है, मैंने इसको अलग से लिखवा दिया है। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइप की टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं हमारी जीभ के अंदर। स्वाद वाली शाखाएं होती हैं, और जैसे ही मैंने यहाँ पर मान लो दही खाया, मैंने 1 चम्मच दही खाया, तो दही यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जो टेस्टिंग बर्ड्स हैं, वो टेस्टिंग बर्ड्स तुरंत मेरे जो मैसेज है वो न्यूरॉन्स के थ्रू किसके पास ट्रांसफर करेंगी, मेरे दिमाग के पास। और दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करेगा कि भाई आपने जो खाना खाया है वो कैसा खाया है, या आपने जो भी चीज़ खाई है वो कैसे खाई है, वो सौर खाई है, वो खट्टी खाई है। तो याद रखिएगा कि हमारे जीभ में बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, और वो क्या करवाती हैं, वो हमें अलग अलग टेस्ट फील करवाती हैं। तो जीभ का एक काम देखो, जीभ आपको टेस्ट फील नहीं करवाती है। जीभ जो होती है उसकी जो टेस्टिंग बर्ड होती है वो सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करती हैं, किसके थ्रू, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन हम ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और न्यूरॉन ले जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि भाई आपने जो खाना खाया है वो कैसा खाया है, वो कड़वा खाया, खट्टा खाया, मीठा खाया, कैसे खाया। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया, इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो ये याद रखिएगा कि टंग में हमने पहला पॉइंट पढ़ा क्या बच्चों, आपने पढ़ा कि टंग में, टंग हमें क्या फील करवाती है, टेस्ट फील करवाती है। और टंग एक मांसपेशीय अंग है और एक संवेदी अंग है, और जीभ की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और जीभ के सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो न्यूरॉन के थ्रू हमारे दिमाग तक ट्रांसफर होते हैं, और दिमाग तुरंत क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे माउथ में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमारे मुख में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां, और कल मैंने पढ़ाया था कि ग्रंथियां क्या होती हैं, है ना। ग्रंथियां क्या होती हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो क्या बनाते हो, कोई केमिकल चीज सिक्रीट करते हो, और हमारे जो जीभ के हमारे जो माउथ में ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, उन ग्लैंड का नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वो एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सो का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, बहिश्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि। ठीक है, और बहिश्रावी ग्रंथि क्या होती है बच्चों, वो ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाए। तो आप याद रखिएगा हमारे माउथ में किस टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, आप बताएंगे एक्सोक्राइन, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिश्रावी। बहिश्रावी जो अपना श्राव बाहर दे दे। और इन बहिश्रावी ग्रंथियों में क्या मिलता है, हमें एंजाइम मिलते हैं, और एंजाइम्स क्या करवाते हैं बच्चों, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और वो कौन सा प्रोसेस करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं, पाचन करवाते हैं। और पाचन क्या होता है बच्चों, आप सब जानते हैं कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, वो कहलाता है भोजन कहलाता है। अब बात आती है कि हमारे माउथ में कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, आप बताएंगे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स बच्चों, एक बार फिर बोलो, सलाइवरी ग्लैंड्स। एक बार फिर बोलो, कौन सी ग्लैंड, लारिये ग्रंथि। हमारे माउथ में कौन सी ग्रंथि होती हैं, लारिये ग्रंथि होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाती हैं, आप बताएंगे ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती हैं, लार बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों, आप क्या याद रखेंगे कि हमारे माउथ में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो ग्रंथियां एंजाइम्स बनाती हैं, और एंजाइम
एंजाइम्स बनाने वाली ग्रंथियां एक्सोक्राइन, एक्सो होती हैं, बहिश्रावी होती हैं। और ये एंजाइम्स क्या करवाते हैं मैम, डाइजेशन करवाते हैं। और हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स आप बताएंगे क्या बनाती हैं, सलाइवा। अब आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन निकल के आया कि हमारे माउथ में कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे माउथ में कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। मैम विजिबल नहीं हो रहा है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप याद रखिएगा कि आप अपना थोड़ा क्वालिटी का ऑप्शन सही कर लो, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनो, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। आप बताएंगे 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहली होती हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हिंदी में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम हिंदी में अलग से नाम लिखेंगी, सेम नाम है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप पढ़ा रही हूं मैं, 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, आप बताएंगे सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से सबसे पहला टाइप होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा होता है बच्चों सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल, लिखिएगा। दूसरा होता है सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स, सब मैंडिब्यूलर। और तीसरा लिखिए सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, ये सारे नाम आपको सेम इंग्लिश में ही याद रखने हैं। हमारे माउथ में 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 1 पे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 पे सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल। आप देखो कौन कौन सी कहाँ होती हैं पैरोटिड। ये जो पैरोटिड होती हैं वो हमारे कान के पास होती हैं, नियर बाय ईयर। कैसे, देखिए ये हमारे कान है ना, एक ये कान एक ये कान, अंदर की साइड माउथ में कान के पास होती है, यहाँ पर कहाँ होती है, कान के पास। कौन सी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लारीय ग्रंथि। सब मैंडिब्यूलर, कल की क्लास मेरी याद करो, मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 जबड़े हैं ऊपर वाले को मैक्सिलरी बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिब्यूलर। तो ये वाली कहाँ होंगी, हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है इसके नीचे, इस वाले पार्ट में नीचे जबड़े में होती हैं, नीचे वाले जबड़े के नीचे होती हैं, नीचे वाले जबड़े में होती हैं। ठीक है, तो कितनी टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, आप बताएंगे 3 टाइप की। ये हमारे नीचे वाले जबड़े के नीचे होती हैं। ये जो होती हैं वो हमारी, ये जो टंग है इसके नीचे होती हैं, जीभ के नीचे अंदर की साइड यहाँ वाले पार्ट में होती हैं, ठीक है। जीभ के नीचे यहाँ पर अंदर वाले पार्ट में होती हैं। अब बात आती है कि मैम इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है। बच्चों ये तीनों ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, वो सलाइवा बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, सलाइवा। तो हमारा क्या क्वेश्चन बना, हमारा क्वेश्चन बना कि हमारे माउथ में बहिश्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं, वो एंजाइम बनाती हैं और वो डाइजेशन करती हैं। और हमारे माउथ में जो बहिश्रावी ग्रंथि होती हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो लारीय ग्रंथि होती हैं। लारीय ग्रंथि 3 टाइप की, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर एंड सब लिंगुअल। और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर लार बनाती हैं। अब आपके सामने एक नया सा टॉपिक निकल के आया, सलाइवा। व्हाट इज सलाइवा, लार क्या होता है। आप सब जानते हैं कि आपका लार टपकता रहता है ना, लार बनता है ना हमारे माउथ में। तो ये लार क्या है, इस लार का क्या काम होता है, अगर ये लार नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, व्हाट इज सलाइवा। मैम पॉलीपेप्टाइड कैसे बनते हैं, आगे बताएंगे अमित कुमार, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनते हैं, डोंट वरी, सब बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात आती है कि हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, लार होता है। अब ये लार क्या होता है, सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है। आप बताएंगे 6.8। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो पीएच है इसका मतलब है सलाइवा किस प्रकृति का होता है, एसिडिक प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना, 6.8। आप सब जानते होंगे। अरे साइंस स्पेशल 4 में नहीं चल रही है ये क्लास, दिनेश आप क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस स्पेशल 4 में अगर हो गया है तो
हाँ, तो आप याद रखिएगा सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना? यस शालिनी, आपने बिल्कुल सही बताया 6.8। 6.8 का मतलब है एसिडिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट आता है सलाइवा में होता क्या है। आप बताएंगे सलाइवा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है वोटर, वोटर का मतलब होता है बच्चों पानी, क्या? पानी। दूसरी साइड सलाइवा में होते हैं कुछ एंजाइम, सलाइवा में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सलाइवा में कितने परसेंट वाटर होते हैं। आप बताएंगे ऑलमोस्ट 99% क्या होता है? पानी। और सिर्फ 1% में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? ध्यान से सुनना। यहाँ पर पहला एंजाइम होता है बच्चों, पहला एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एक बार बोलिए, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। हिंदी में इसको कहा जाता है लारीय एमाइलेज एंजाइम। जो लार में पाया जाए वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। दूसरा, इसी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को इसको एक नाम से और बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं आप टाइलीन अमाइलेज। क्या बोल सकते हैं हम इसको? टाइलीन अमाइलेज, है ना। और यहाँ पर मैंने लिखा है पी से, और लिखा जाता है ये पी से और प्रोनाउंस किया जाता है टी से। पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, इसको टाइलीन एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। मैंने बीच में और लगाया है बच्चों, और का मतलब है यहाँ पर अथवा या। तो मैंने बोला कि हमारे सलाइवा में 99% में पानी होता है, 1% में एंजाइम होते हैं, जिसमें से पहला एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलीन अमाइलेज एंजाइम। दूसरा, इस यहाँ पर दूसरा 2 नंबर पे जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 2 नंबर पे जो एंजाइम्स होते हैं उनको लाइसोसोम्स बोला जाता है लाइसोसोम्स बोला जाता है। दूसरे कौन से होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। अब हमें ध्यान से पढ़ना है कि ये लाइसोसोम क्या करता है और ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है। पहला क्वेश्चन क्या बना हमारा यहाँ से? सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8। सलाइवा बनाने वाली ग्रंथियां क्या होती हैं? एक्सोक्राइन, नाम सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ होती है? माउथ में। तीसरा, सलाइवा में कितने परसेंट पानी? 99% पानी। सलाइवा में कितने एंजाइम? 2। पहला सलाइवरी अमाइलेज, उसका दूसरा नाम टाइलीन अमाइलेज। और सलाइवा में दूसरा एंजाइम कौन से? लाइसोसोम्स एंजाइम। अब मैम ये एंजाइम है, इनका कुछ ना कुछ तो काम होगा, है ना। देखो, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम बुक्स में 95% में पानी दिया होता है। बच्चों बिल्कुल आपने सही बोला है, कुछ बुक्स में इसको लिखा होता है 95% और इसको लिखा होता है 5%। बट अगर यहाँ पर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि 95 टू 99% में ये होता है और 1 से 4 या 1 से 5% में ये होता है। जो मैं लिखवाती हूँ वो यही लिखवाती हूँ, आपको यही लिखना है, ठीक है, कि 1% में 99% में ये होता है और 1% में ये होता है। अब बात आई हमारे सामने निकल के 2 नए टर्म देखे हमने। पहला है लाइसोसोम्स और दूसरा क्या है? टाइलीन अमाइलेज। क्या काम करता है? पहली बात तो ये लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, ये ध्यान से सुनो। इसका काम होता है टू किल माइक्रोब्स। किसको किल करना? माइक्रोब्स को किल करना। आप लिखेंगे हिंदी में सूक्ष्म जीवों को मारना। किसको मारना? सूक्ष्म जीवों को मारना। मैंने एक एप्पल खाया, मैंने एक सेब खाया, वो सेब था सड़ा हुआ। सड़ा हुआ का मतलब है उस सेब में क्या लगे हुए थे? बैक्टीरिया लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? जीवाणु लगे हुए थे। और मैंने ही जैसे ही इस सेब को, सड़े हुए सेब को खाया तो कहाँ खाया? माउथ में। माउथ में मेरे बैक्टीरिया आए और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे ही मैंने इस बैक्टीरिया को खाया तो मेरे माउथ में क्या है? मेरे माउथ में सलाइवा में लाइसोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स तुरंत इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको मार देंगे। इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, इसका ब्रेक डाउन कर देंगे, इसको मार देंगे। तो इसका पहला काम होता है टू किल माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों को मारना। सूक्ष्म जीवों को मारना, एक बार फिर सुनो, इसका काम क्या होता है? माइक्रोब्स को मारना। तो ये आपके लाइसोसोम का काम हो गया। अब बात आती है मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, या टाइलीन अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या काम करता है ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या टाइलीन अमाइलेज एंजाइम? मैंने आपको कल पढ़ाया था बच्चों, क्या कि हम कितने टाइप का मेनली फूड खाते हैं?
तीन टाइप का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मैंने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और लिपिड्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैंने कहा था जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो किसकी फॉर्म में आती हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में आती हैं। और आप सब जानते होंगे ग्लूकोज कैसा सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है जितनी भी हमने खाई हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट खाई हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे आपने खाई मिठाई, आपने खाए फ्रूट्स, आपने खाया कोई फल खाया, आपने राइस खाया, आपने रोटी खाया, ये सब कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज क्या करता है, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट खाई हैं उनको या तो किस फॉर्म में ले आता है, ग्लूकोज की फॉर्म में ले आता है। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज। तो पहला काम तो इसका ये होता है बच्चों, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है कि इसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। किस में, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। बच्चों आप याद कीजिए मेरी न्यूट्रिशन वाली क्लास, मैंने पढ़ाया था स्टार्च किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। एंड मोनो जो माल्टोज है वो किस टाइप का है, एक डाइसैकेराइड। पोली डाई में आ रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहा है। एक बार फिर सुनो, मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म की खाई है वो तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट अगर आपने पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में खाई है, मतलब कॉम्प्लेक्स खाया है, तो वो पॉलीसैकेराइड किसकी फॉर्म में आती हैं, डाइसैकेराइड की फॉर्म में। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि आलू में पाया जाता है, जो कि मक्के में पाया जाता है, और स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एक डाइसैकेराइड की फॉर्म में आ रहा है, ये बड़ा ये छोटा, और बड़े से छोटे में बदलना ही तो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और ऐसा कहा जाता है ऑलमोस्ट 70% जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं उनका डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है या फिर डाइजेशन हो जाता है। क्या पढ़ाया मैंने, एक बार एक लाइन में सुनो ध्यान से। मैंने कहा हमारे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज एंजाइम है, और ये एंजाइम्स किसका डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। मैंने कहा आप खाते कार्बोहाइड्रेट भी हैं, आप खाते प्रोटीन भी हैं, आप खाते लिपिड्स भी हैं, बट हमारे माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, शर्कराओं का। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे माउथ में, हमारे मुख में, हमारे मुंह में कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है, आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। बट आप याद रखिएगा यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर डाइजेशन पार्शियल तौर पे आता है, होता है। पार्शियल का मतलब होता है अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है आंशिक, आंशिक का मतलब होता है कुछ अमाउंट में डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे यार कितने आप कैसी बातें कर रही हैं आप, एक बोल रहे मैम नोट्स नहीं है क्या, कह तो दिया नोट्स अपलोड हो जाएंगे अभी हिंदी मीडियम में, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से सुनो। और या फिर मैंने बोला कि हमारे माउथ में जो स्टार्च होती हैं, स्टार्च का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड, तो वो किसकी फॉर्म में आती हैं, डाइसैकेराइड। बड़े से छोटे में टूटता है और बड़े से छोटे में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। अब जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे माउथ में सबसे पहले कौन से फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, हमारे मुख में सबसे पहले कौन से पोषक तत्वों का डाइजेशन होता है। तो आप क्या बताएंगे कि हमारे माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्या कंप्लीट डाइजेशन होता है, आप बोलेंगे नहीं। कैसा होता है, पार्शियल। कहने का मतलब यहां स्टार्ट हुआ और कुछ अमाउंट में ही उसका डाइजेशन हुआ, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको कभी इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, कैसी, इंस्टेंट। इंस्टेंट का समझते हैं, तुरंत। तुरंत का मतलब है भाई मेरे में कमजोरी आ गई, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, तुरंत मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। मैं क्या खा लूंगी, मैं कार्बोहाइड्रेट खा लूंगी। मैं एक ग्लास ग्लूकोज पानी में डाल के खा लूंगी, पी लूंगी, या मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं एक चम्मच चीनी खा लूंगी, मैं एक फ्रूट खा लूंगी, एक एप्पल खा लूंगी, एक मैंगो खा लूंगी। क्यों,
आफ्ताब आलम ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड हो चुका है, प्लीज आप बैक करके देखिए, बार बार कमेंट ना करें, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, तुरंत एनर्जी, तो हम क्या खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं। कार्ब्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों खाते हैं, क्योंकि उनका इजीली डाइजेशन कहाँ हो जाता है, हमारे माउथ में हो जाता है। अगर मैं आपसे घुमाकर एक क्वेश्चन पूछूं, जरा ध्यान से आंसर देना मेरे क्वेश्चन का। मैंने पूछा कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका डाइजेशन हमारे माउथ में नहीं होता। वो कौन कौन से फूड के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डाइजेशन हमारे माउथ में नहीं होता। नहीं होता तो किसका बच्चों, एक तो प्रोटीन और एक लिपिड। कहने का मतलब प्रोटीन और वसाओं का पाचन हमारे माउथ में नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि माउथ में दांत होते हैं और दांत कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग किसके साथ, सलाइवा के साथ। जैसे ही सलाइवा के साथ मिक्सिंग होती है तो बच्चों क्या बन जाते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है बच्चों, क्या नेक्स्ट आता है कि अब हमारा माउथ में जो खाना था, माउथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब माउथ के बाद जो आपने खाना खाया है वो कहाँ जाता है, आप सब जानते हैं। माउथ के बाद जो खाना खाया है वो जाता है हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप क्या होती है बच्चों, भोजन नलिका। क्या होती है, भोजन नलिका। इस फूड पाइप का एक दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, आप इसको ईसोफेगस बोले या आप इसको फूड पाइप बोले या भोजन नलिका बोले, आप एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, आपका एक ही मतलब है, ठीक है। चलो, तो वो पाइप जो माउथ को कनेक्ट करती है किसके साथ, माउथ को हमारे स्टमक के साथ कनेक्ट करती हो, जो हमारे मुख को हमारे पेट के साथ जोड़ती हो, उस पाइप को क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं। देखो जरा यहाँ पर देखो, ये मेरा माउथ था, ये मेरा माउथ वाला पार्ट था, यहाँ से मैंने खाना खाया बहुत सारा, और यहाँ पर मेरी बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स थी जिन्होंने डाइजेशन कर दिया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो बच्चों अब हमारे गले वाले पार्ट में ऐसे दो पाइप होती हैं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस। जो मेरा गला है, मेरा थ्रोट है, इसमें दो पाइप होती हैं। कौन कौन सी, पहली पाइप है यहाँ पर, इस पाइप को बोलती हूँ मैं फूड पाइप, और फूड पाइप का नाम क्या होता है, आप बोल सकते हैं इसको भोजन नलिका या इसको ईसोफेगस भी करके बोला जाता है, ईसोफेगस। दूसरी साइड में इधर की साइड बनाऊंगी बच्चों, कौन सी पाइप, विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब, विंड का मतलब क्या होता है, हवा, वायु, वायु नलिका जो एयर लेके जाती है। और विंड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में नाम दिया जाता है ट्रैकिया। क्या नाम दिया जाता है, ट्रैकिया या ट्रैकिया, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने माउथ से खाना खाया, ये मेरा माउथ है, ये मेरा नोज है। ये क्या है, मेरा माउथ, माउथ का मतलब है मेरा मुख। ये क्या है, मेरा नोज। नोज से क्या आती है, एयर, और एयर कैसे आएगी, ऐसे आकर ऐसे आकर ऐसे आकर कौन से वाले पाइप में जाएगी, विंड पाइप में या ट्रैकिया में जाएगी। यहाँ से मैंने क्या खाया, फूड खाया, खाना खाया, और ये खाना किस में जाएगा, मेरे ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से सुनो। आपको बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमेशा कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको हंसना नहीं चाहिए, आपको बोलना नहीं चाहिए, या आपको जोर से छींकना नहीं चाहिए, जोर से हंसना नहीं चाहिए। खाना आराम से, जब भी आप खाना खाएं तो आप बातें ना करें। ऐसा क्यों बोलते हैं बुजुर्ग लोग, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होगा ही होगा, है ना बच्चा। तो देखो क्या रीजन होता है। ये जो दोनों पाइप हैं इनके ऊपर एक स्विच की तरह एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, एक बटन जैसी मेम्ब्रेन। बटन का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ करे। जैसे मैं रूम में एंटर की, मैंने ऑन कर दिया बटन को, रूम में एंटर नहीं, मैं रूम से बाहर जा रही हूँ, एग्जिट कर रही हूँ, तो मैं बटन क्या कर दूंगी, लाइट का बंद कर दूंगी। तो ध्यान से सुनो, क्या मैंने बोला कि इन दोनों पाइप के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं आप एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हिंदी में कहा जाता है घाटी का ढक्कन।
ढक्कन। कैसा ढक्कन? ढक्कन का मतलब समझते हैं, कैप, एक कैप लगा हुआ है ना, जो स्विच की तरह काम कर रहा है, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है। ये बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी झिल्ली होती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो ये मेम्ब्रेन आपके विंड पाइप के ऊपर रहती है, ताकि जो खाना खाया है उस खाने के मॉलिक्यूल्स कहाँ जा पाए, फूड पाइप में जा पाए। किस में? फूड पाइप में। तो यह क्या होता है, ये इस एपिग्लोटिस, इस घाटी के ढक्कन का, ये ढक्कन है, एक कैप है, एक स्विच है जो ऑन ऑफ होता है। इसका काम होता है कि जो आपने खाना खाया है उस फूड पार्टिकल्स को डायरेक्शन देना, उसको दिशा प्रदान करना, ताकि वो कहाँ जाएं, वो फूड पाइप में जाएं। क्योंकि अगर ये एपिग्लोटिस सही से काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि कुछ आपके खाने के मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाएं। तो कहने का मतलब है, विंड पाइप में भोजन के पार्टिकल्स को जाने से बचाने वाला ढक्कन कौन सा होता है? एपिग्लोटिस होता है, जिसको घाटी का ढक्कन कहा जाता है। ठीक है। बेसिकली होता क्या है बच्चों, अगर आप खाना खा रहे हैं, ऐसा आपका खाना जा रहा है, अगर आप जोर से हंस दिए या जोर से आपको खांसी आ गई, तो ये जो खाने के पार्टिकल्स जा रहे थे ना ऐसे, इन पे प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा सा दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, और दबाव पड़ने से ये यहाँ से इस मेम्ब्रेन से होते हुए कौन सी पाइप में आ जाते हैं? हमारी विंड पाइप में, हमारी वायु नलिका में आते हैं, और ये यहाँ आकर ऐसे फंस जाते हैं। मान लो मैं चावल खा रही थी, तो चावल का एक दाना मैं जोर से हंस दी खाते टाइम, या जोर से मुझे छींक आ गई, खांसी आ गई, जोर से बोल दी मैं, तो इस चावल के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर पड़ा और वो इधर वाले पाइप में आए, इधर वाले पाइप में आके चावल यहाँ फंस गए। जैसे ही यहाँ चावल फंसे तो किसका रास्ता ब्लॉक हो गया? आप सब जानते हैं, एयर का रास्ता ब्लॉक हो गया। यहाँ से क्या आ रही थी? एयर आ रही थी, और एयर में क्या आ रही थी हमारे पास? ऑक्सीजन आ रही थी। तो जैसे ही यहाँ पर एयर नहीं, अब चावल के पार्टिकल्स यहाँ फंस गए, तो किसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा? एयर का नहीं होगा तो ऑक्सीजन का। तो हमारे बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। और आपको हो सकता है आपके फेफड़े के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और उस टाइम आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आप मर भी सकते हैं। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो आप ध्यान से खाएं, आप ना हंसे, ना खांसे, ना बोलें ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका वो खाने के कण अगर वायु नलिका में चले गए तो आप मर भी सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग मरते भी हैं, ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा ढक्कन है, वो कौन सा मेम्ब्रेन है, वो कौन सा कैप है, वो कौन सा ढक्कन है, वो कौन सी मेम्ब्रेन है, कौन सी झिल्ली है जो विंड पाइप में भोजन के पार्टिकल्स को जाने से बचाती है? आप क्या बताएंगे? वो एपिग्लोटिस होती है। वो घाटी का ढक्कन होता है, वो एपिग्लोटिस होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखेंगे। अब मैंने बोला कि आपकी जो फूड पाइप है वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? वो हमारे माउथ के भोजन को कहाँ लेकर जाती है? स्टमक में। तो इस सारे चीज़ को मैं रफ कर दूं, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने एक पाइप बनाया, मैंने क्या बनाया? एक पाइप बनाया, और ये पाइप कहाँ से कनेक्ट था? ऊपर मेरा माउथ था, नीचे मेरा, ये मेरा पेट है, ये मेरा स्टमक है। तो ये क्या करता है, जो भी मैंने खाना खाया उस खाने को ऐसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? आप बताएंगे, पेट में। तो पहला क्वेश्चन आए कि फूड पाइप कौन कौन से ऑर्गन्स को आपस में जोड़ती हैं? आप बताएंगे, माउथ को स्टमक से जोड़ती है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो फूड पाइप है उसकी जो लेंथ है, इस ईसोफेगस की जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर की होती है। जैसे जीभ की 10 सेंटीमीटर थी, वैसे हमारे फूड पाइप की 25 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंदर भी क्या होती हैं? आप बताएंगे, इसके अंदर भी मसल्स होती हैं, इसके अंदर भी मांसपेशियाँ होती हैं। अंदर की साइड यहाँ पर लाइन जो है ये मसल्स की बनी हुई है, ये मांसपेशियों की बनी हुई है। ये जो लाइन है ना, ये मसल्स की बनी हुई होती है, इसे मांसपेशियों की बनी हुई होती हैं। और मसल्स में होता है बच्चों मूवमेंट। मसल्स में क्या होता है? मूवमेंट। मसल्स क्या काम करती हैं हमारे बॉडी में? मूवमेंट करवाती हैं। जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। रजनीश राज कह रहे हैं, मैम समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको रजनीश राज? मैंने क्या पढ़ा दिया ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? पहले की आपने क्लास की है, प्रीवियस क्लास,
तो ही तो समझ में आ पाएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं की है तो आपको समझ में थोड़ा बहुत नहीं आएगा। नरेश कुमार कह रहे हैं कि मैम आज मैंने जीएस स्पेशल 5 में एडमिशन लिए। कोई बात नहीं। हरविंदर गुड आफ्टरनून बेटा। रजनीश आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या पढ़ा दिया, इतना क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ा दी मैंने जो आपको समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल एक छोटी सी बात पढ़ाई कि भाई जो माउथ में खाना खाते हैं वो पेट में लाता है। कौन सा पाइप? गले वाला। ये रहा गले वाला पाइप। इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? आप कमेंट में ध्यान लगाएंगे अगर करने में तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो आप ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि फूड पाइप में क्या होती है? मसल्स। और मसल्स का काम क्या होता है बच्चों? मूवमेंट करवाना। जैसे भी हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के मूवमेंट हैं, मैंने एक बार ऐसे अपने हाथ को हिलाया, एक बार ऐसे हिलाया, यहाँ हिलाया, कैसे भी मैंने हाथ को हिलाया, मेरे को पसीना आया, मैंने पसीने को ऐसे पोंछा। ये सब टाइप के क्या है? ये सारे टाइप के मूवमेंट है। और ये सारे मूवमेंट कौन करवाती हैं? मसल्स करवाती हैं, मांसपेशियां करवाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका फूड पाइप है वो खाने को माउथ से स्टमक में लेकर जाती है। एक बार फिर सुनो। मैंने बोला कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा मूवमेंट है या वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मुख में खाना है, जो हमारे माउथ में खाना है, वो हमारे पेट में पहुंचता है। वो हमारे पेट में पहुंचता है। यही आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा मूवमेंट है जिसके द्वारा आपके मुख में जो खाना था वो आपके पेट तक आता है। इस मूवमेंट का एक आंसर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन मूवमेंट। अब ये क्रमाकुंचन क्या होता है, पेरिस्टालसिस क्या होता है? ईसोफेगस नहीं होता। ईसोफेगस तो फूड पाइप का नाम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता क्या है वो सुनो ध्यान से। ये मेरा माउथ वाला पार्ट था, यहाँ से मैंने खाना खाया, खाना आया ऐसे, ये खाने के पार्टिकल्स आ रहे हैं, खाना आ रहा है। ये खाना जैसे ही आया, यहाँ पर मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं। ये मसल्स ऐसे अंदर की साइड खिसकती हैं, बहुत सारी ऐसे यहाँ पर अंदर की साइड खिसकती हैं। ये मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे अंदर की साइड खिसकती हैं, वो सिकुड़ती हैं ऐसे अंदर की साइड। और जैसे ही ये मसल्स अंदर की साइड सिकुड़ेंगी तो ये जो खाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आते ही क्या होगा? ये मसल्स रिलैक्स करेंगी। ये मसल्स रिलैक्स करेंगी मतलब वो फैल जाएंगी वापस। जैसे ही रिलैक्स करेंगी ये खाना ऊपर से धंस के नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ की मसल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये वाला खाना यहाँ आ गया। फिर यहाँ की मसल्स रिलैक्स करेंगी, ये वाला खाना और नीचे आया। ऐसे करते करते जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सिकुड़न शिथिलन ऐसे होता 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 ये सारा खाना कहाँ आ गया? हमारे पेट में आ गया। इस टाइप के मूवमेंट को आप बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन मूवमेंट। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार फिर सुनो ध्यान से, बताऊं कैसे। आप जब छोटे थे तो पाइप होता ना, पाइप पानी भरने वाला पाइप, उस पाइप के अंदर आप एक छल्ला डालना, ठीक है। उस छल्ले को डाल के आप पाइप को ऊपर से ऐसे पींच देना, वो छल्ला नीचे आ जाएगा। फिर पाइप को आप छोड़ देना, वो छल्ला और नीचे जाएगा। फिर नीचे वाला पाइप और आप क्या करोगे? उसको पींचना, फिर वो और नीचे जाएगा। तो इस टाइप से होता हुआ सारा का सारा खाना कहाँ आ जाएगा? हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि वो कौन सा मूवमेंट है, वो कौन सा मूवमेंट है जिसके थ्रू हमारे माउथ का खाना हमारे पेट में जाता है। आप क्या बताएंगे? उस मूवमेंट का नाम क्या है? उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट नाम है। और आपके दो अच्छे क्वेश्चन बने यहाँ से, एक पेरिस्टालसिस के बारे में और दूसरा मैम ने यहाँ क्या पढ़ाया? एपिग्लोटिस। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अच्छा,
वो कौन सी मेम्ब्रेन, वो कौन सी झिल्ली, वो कौन सा कैप, वो कौन सा ढक्कन जो हमारे विंड पाइप में खाना जाने से रोकता है? आप बताएंगे एपिग्लोटिस। वो कौन सा मूवमेंट जिसके द्वारा हमारे माउथ का खाना पेट में जाता है, कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो आपने माउथ पढ़ लिया, फूड पाइप पढ़ लिया, अब खाना कहाँ आया? हमारे पेट में आया। कहाँ खाना आया? पेट में। तो नेक्स्ट अब कौन सा बनेगा? हमारा स्टमक। तो नेक्स्ट 3 नंबर पे माउथ के बाद फूड पाइप, अब फूड पाइप के बाद तीसरा ऑर्गन क्या लिख दूं मैं? अब लिख दो मैम आप स्टमक। अब लिख दो मैम आप स्टमक। स्टमक का मतलब होता है पेट, पेट। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा बनेगा? स्टमक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आप लिखेंगे स्टमक। स्टमक का मतलब है बच्चों पेट। देखो, स्टमक को हिंदी में कितने सारे नाम से बोलते हैं। आप पेट बोलिए, आप अमाशय बोलिए, आप उदर बोलिए, या आप जठर बोलिए, किसी भी नाम से पूछा जाए आप सोचेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है? आप सोचेंगे कि वो स्टमक के बारे में, वो पेट के बारे में बात हो रही है। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर कि स्टमक में होता क्या है। स्टमक में होता क्या है? देखिए, अब स्टमक में क्या होता है? खाना आ गया कहाँ पर बच्चों? पेट में आ गया। आ गया पेट में खाना। अब क्या होगा? एक बात याद रखना, जैसे ही मेरे पेट में खाना आया तो कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 1 से 1.5 घंटे खाने का कोई डाइजेशन नहीं होता है। 1 से 1.5 घंटे तक खाने का कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे तक हमारे पेट के अंदर खाना एज इट इज पड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है? हमारे पेट को कुछ सिग्नल देता है। कौन? हमारा दिमाग। दिमाग बोलता है कि भाई सुन, 1-1.5 घंटे से खाना आके बैठा हुआ है, खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब तू क्या कर? अब तू अपनी जो ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट कर। और पेट में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो पेट में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलते हैं जठर ग्रंथियां। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अब सुनो, यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर देखना, ये वाला चीज़ विजिबल हो रहा है ना? हाँ, देखिए, ये मेरा माउथ वाला पार्ट था, है ना बच्चों? ये मेरा फूड पाइप था। ये फूड पाइप किससे कनेक्ट हो रहा है? मेरे स्टमक से, इस पार्ट से कनेक्ट हो रहा है। ये पेट, और यहाँ से खाना आया, इस पेट में आया, इस पेट में खाना 1 से 1.5 घंटा खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? मेरा ब्रेन मेरे स्टमक को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है? मेरा ब्रेन मेरे पेट को सिग्नल देता है कि देखो भाई, खाना आ चुका है, अब आपको क्या करना है? इस खाने को पचाना है। और मैम, आपने बताया है कि पचाने के लिए हमें क्या चाहिए? पचाने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए। अब एंजाइम्स कौन बनाता है? तो आप बताओगे एंजाइम्स हमारे बॉडी में ग्लैंड्स बनाती हैं। तो अब ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? तो आप बताएंगे ग्लैंड्स, यहाँ पर जो स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? तो आप जो स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सबसे पहला बात आता है कि स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उसको बोलते क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा, मैं यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि विजिबिलिटी लो हो रही है, मैं थोड़ा सा सही करवा दूँ। अब मुझे लगता है सही है। चलिए देखो, मैंने बोला कि जैसे खाना आया तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक के अंदर होती हैं। एक कभी कभी ना एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है कि स्टमक के कितने पार्ट होते हैं। बच्चों याद रखिएगा, हमारा जो पेट है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कार्डिया, कार्डिया। दूसरे को बोलते हैं आप फंडस, फंडस। और तीसरा होता है पायलोरिक, पायलोरिक। 3 पार्ट होते हैं हमारे पेट के, कार्डिया, फंडस एंड पायलोरिक। हिंदी में कोई नाम नहीं है। ये जो पार्ट है ना, ब्लैक से बनाऊं,
ये वाला जो पार्ट, इस पार्ट को जो आपका फूड पाइप वाले से कनेक्ट हो रखा है, इसको बोलते हैं आप कार्डिया पार्ट। ये जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ वाला, इसको कहा जाता है फंडस पार्ट। और ये जो यहाँ पर जहाँ से आपकी छोटी आंत वगैरह स्टार्ट हो जाती है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है पायलोरिक। यहाँ पर एक वॉल्व भी होता है पायलोरिक। तो हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, पहला है कार्डिया, फिर है फंडस, फिर है पायलोरिक। ठीक है। और हमारे स्टमक में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथियां। क्या कहा जाता है बच्चों? जठर ग्रंथियां कहा जाता है। अब ये जो अंदर की साइड स्टमक की लाइनिंग है ना, इसमें यहाँ पर ऐसे बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ से? यहाँ पर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? आप बताएंगे। ये गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं बच्चों? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। और गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में कहा जाता है जठर रस। कौन सा रस? जठर रस। नहीं समझ आया? देखो बोर्ड पे आएगा, थोड़ा ध्यान दो तो आएगा समझ में, है ना? क्या बताया मैंने बोला पेट में खाना आया, 1 से 1.5 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा, फिर दिमाग ने सिग्नल दिया किसको? पेट को। बोला कि किसको स्टिमुलेट कर? अपनी ग्रंथियों को स्टिमुलेट कर। कौन सी ग्रंथियां? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के कितने पार्ट होते? 3, कार्डिया, फंडस एंड पायलोरिक। और इस पेट में अंदर की साइड कौन सी ग्रंथियों की एक परत होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, जठर ग्रंथियों की परत होती है। और ये जठर ग्रंथियां क्या बनाती हैं? ये जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। कहाँ से आए हैं आप? प्लीज इसमें मार्कर में इंक भरिए जल्दी से। ये क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो हमारे सामने एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पर निकल के आया, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती है? आप सोचना पेट में गैस होती है, तो वैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? पेट में। अब बात आती है कि ये गैस्ट्रिक जूस होता क्या है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या लिखेंगे बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। ये क्या होता है गैस्ट्रिक जूस? इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? ध्यान से सुनना। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है पानी, वाटर। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर और क्या होता है? एक एसिड होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं कुछ एंजाइम, कुछ एंजाइम। और एंजाइम क्या करवाते हैं मैम? डाइजेशन करवाते हैं, पाचन करवाते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरे पेट में खाना आया, तो मेरे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो स्टिमुलेट हो गई और वो उत्तेजित होकर कुछ एक लिक्विड बनाना स्टार्ट कर दिया, एक तरल पदार्थ सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। एक लिक्विड बना रही है। उस लिक्विड के अंदर क्या क्या है? उस लिक्विड को नाम दिया मैंने गैस्ट्रिक जूस। और उसके अंदर पानी है, उसके अंदर एक अम्ल है, एक एसिड है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और उसमें कुछ एंजाइम्स भी हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका एक क्वेश्चन बना कि इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं? आप बताएंगे इसमें 2 एंजाइम है। नंबर 1 पे आता है रेनिन, रेनिन। नंबर 2 पे आता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। एक बार बोलो जोर से, पेप्सिन एंड रेनिन। एक बार बोलो। मैम फूड स्टमक में सबसे पहले कहाँ आता है? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या होता है? कार्डिया पार्ट, कार्डिया। तो वही आता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो एक बार बोलो वापिस कि हमारे पेट में क्या होता है? हमारे पेट में एक रस होता है, एक जूस होता है। उस जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यस दीपक, दिस इज लाइव क्लास। गैस्ट्रिक जूस में क्या है? पानी है। गैस्ट्रिक जूस में एक अम्ल है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताएंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? नंबर 1 पे रेनिन एंड नंबर 2 पे पेप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर मैंने एक लिखा एसिड। ये क्या है बच्चों? ये एक एसिड है, ये एक अम्ल है। क्या है ये? ये एक अम्ल है। और आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जिनका पीएच वैल्यू बहुत कम हो, जिनमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो या फिर जिनकी पीएच वैल्यू कम हो। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों कि अगर आपकी स्किन पे डाला, इसको ना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तेजाब। अगर आपने किसी की स्किन पे डाला, उसकी स्किन जल जाएगी, उसकी स्किन जल जाती है। ठीक है, तो बात आती है कि मैम ये एसिड है क्यों, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका काम क्या है? हमारे पेट में जो HCl है उसका काम क्या है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जब भी मैं क्लास लेती हूँ मैं पूछती हूँ कि भाई हमारे पेट में HCl का काम क्या होता है। आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रही हैं, इसका मतलब HCl का काम क्या होता है? डाइजेशन करना। आपको मैं एक बात पॉइंट क्लियर कर दूं यहाँ पर कि HCl एक एसिड है और एसिड कभी भी डाइजेशन नहीं करवा सकता। जो एसिड्स होते हैं वो कभी भी डाइजेशन नहीं करवाते। फिर मैम ये क्यों है, ये एसिड क्या काम है इसका? देखो क्या काम होता है। इस HCl के फंक्शंस पढ़ेंगे हम अब यहाँ पर, इसके कार्य पढ़ेंगे, क्या काम करता है ये। सबसे पहला काम होता है इसका टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीवों को मारना। आपने कुछ बैक्टीरिया वगैरह खाया, आपने कुछ जीवाणु खाया, कोई खराब चीज खा गए, तो वो जैसे ही माउथ में गई तो माउथ में लाइजोजोम ने अटैक करा। अगर लाइजोजोम से वो नहीं मर पाए तो वो जैसे ही हमारे पेट में आते हैं, हमारे पेट का जो एसिड होता है वो उनको मार देता है। वो क्या करता है? उसको मार देता है। ठीक है, क्यों मार देता है बच्चों? क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, और इसके कारण हमारे स्टमक में जो pH वैल्यू रहता है वो रहता है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में। नॉर्मल कंडीशंस में हमारा pH वैल्यू जो होता है वो 1.5 से लेकर 2.5 का होता है। बट जब आपको एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, तब और भी कम हो सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। आप बताएंगे कि इस HCl का पहला काम है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों को पचाना या सूक्ष्म जीवों को मारना। दूसरा, ये एसिड कॉज करता है एसिडिटी। क्या कॉज करता है? एसिडिटी। एसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अम्लता। इस एसिड की वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है। अब ये एसिडिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। अब ये एसिडिटी क्या होती है? मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी में गई और मैंने देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना हुआ है। मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। मैंने क्या खा लिया? बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। ज़्यादा खाना खा लिया, मेरी ओवर ईटिंग हो गई, या मैंने जंक फूड, तेल वाला खाना ज़्यादा खा लिया, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, या मैंने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया, बहुत मसालेदार खाना खा लिया। तो जैसे ही मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया, बहुत स्पाइसी खाना खाया, तो मेरे पेट में थोड़ी देर के बाद, आधे एक घंटे के बाद जलन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने मसालेदार खाना खाया है, दूसरा आपने ज़्यादा खाया है। ज़्यादा खाना खाया, ज़्यादा पचाना पड़ेगा। ज़्यादा पचाओगे, ज़्यादा एंजाइम चाहिए होंगे। ज़्यादा एंजाइम चाहिए होंगे तो ज़्यादा HCl चाहिए होगा, क्योंकि ये जो HCl होता है वो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इनको सक्रिय करता है, इनको एक्टिवेट करता है। तो जब ज़्यादा एसिड निकलेगा, आप सब जानते हैं जितना ज़्यादा एसिड उतनी कम pH वैल्यू, जितनी कम pH वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग उस चीज का एसिडिक नेचर बन जाता है। तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा HCl निकलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पेट में एक टाइम के बाद जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बच्चों जो एसिड होते हैं वो जला देते हैं, और ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो याद रखिएगा, जब जलन होगी तो उसी को मैं क्या बोलूँगी? मुझे एसिडिटी हो गई। मुझे क्या होगी? एसिडिटी। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो। मैंने ज़्यादा खाना खाया तो मेरे पेट में ज़्यादा HCl बनेगा, ज़्यादा HCl बनेगा, एसिड ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा एसिड उतनी ही कम pH वैल्यू।
और जब कम पीएच वैल्यू होएगी तो मुझे पेट में जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो ये पीएच है ना, ये आ जाएगी 1.1, 1.2 या लेस देन 1 भी आ जाती है, लेस देन 1 भी आ जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जब ज़्यादा पीएच वैल्यू तो ज़्यादा आपके पेट में जलन होगी और उसी जलन को आप एसिडिटी बोलते हैं। फिर जब मुझे एसिडिटी होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं या तो इनो पी लूँगी 1 गिलास पानी में, या एक दवाई आती है डाइजीन टैबलेट आती है वो खा लूँगी। बच्चों इनो मैंने क्यों पिया, इनो होती है बेसिक नेचर में। किस नेचर में, बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है, क्षारीय। और इनो में एक बेस पाया जाता है जिसको आप बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। मेरे पेट में क्या था, अगर मैं यहाँ पर एसिडिटी खत्म करने की रिएक्शन बताना चाहूँ आपको, तो कैसे आपका एसिडिटी खत्म होता है, तो इस बोर्ड पर यहाँ पर आइए आप, कैसे आपका एसिडिटी खत्म होता है। मेरे पेट में HCl था, मैंने इनो पिया, मेरे पेट में MgOH ट्वाइस आ गया। ये एक एसिड है, ये एक बेस है। आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, जब एसिड और बेस जुड़ते हैं तो एक सोल्ट बनता है, यहाँ पर बनेगा MgCl2 प्लस पानी निकल जाएगा, ये सोल्ट बन गया। एसिडिक मीडियम कम हो गया, कम हुआ, जलन कम, एसिडिटी कम। तो आप याद रखेंगे कि स्टोमक में जो एसिड होता है जब वो ज़्यादा निकलता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और वो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए हम इनो पीते हैं 1 गिलास पानी में, या हम पीते हैं या हम खाते हैं डाइजीन टैबलेट, क्योंकि इनो और डाइजीन क्षारीय प्रकृति की होती हैं। उनमें एक बेस होता है, उनमें एक क्षार होता है, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो आएगा, वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो सोल्ट, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी बना देगा, और मेरी एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये इसी साल बिहार एसआई के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये बात। हो गया। तो मैम HCl का पहला काम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, दूसरा काम था एसिडिटी कोज करना, तीसरा काम क्या होता है बच्चों, ये मेन काम होता है, इसीलिए मैंने इसको स्टार कर दिया। इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। यह एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। क्या काम करता है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से एंजाइम को, रेनिन और कौन सा, पेप्सिन। मैंने बोला कि ये एसिड क्या काम करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। एक्टिवेट का मतलब समझते हैं, जब वो काम करते हैं, है ना, मतलब उनको एक्टिव फॉर्म में लाना। कैसे लाएगा, ध्यान से सुनो मेरा एक पॉइंट, अच्छे से सुनना बच्चों, ये पॉइंट है ना। हम HCl की बात कर रहे हैं, HCl था हमारे गैस्ट्रिक जूस में, तो मैंने यहाँ पर 2 एंजाइम के नाम लिखे हैं, एक रेनिन लिखा है, एक पेप्सिन लिखा है। बच्चों इन दोनों का जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये इन दोनों की एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिवेट है अभी। और पहले ये किस फॉर्म में होते हैं, पहले जो रेनिन था ना बच्चों, वो होता है प्रो रेनिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, प्रो रेनिन की फॉर्म में। और ये जो प्रो रेनिन होती है ना, वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म होती है किसकी, रेनिन की। मतलब ये एक्रिय होता है, ये एक्टिवेट नहीं होता है प्रो रेनिन। तो जैसे ही मैंने प्रो रेनिन को क्या दिया, HCl दिया, एसिडिक मीडियम दिया, प्रो रेनिन किस में आ जाएगा, रेनिन में। दूसरा एंजाइम है बच्चों यहाँ पर पेप्सिन, और ये पेप्सिन जो है वो पहले से होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। और जैसे ही मैंने पेप्सिनोजन क्या होता है, डीएक्टिवेटेड फॉर्म होता है किसका, आप बताएंगे, पेप्सिन का। जैसे ही मैंने पेप्सिनोजन को क्या दिया, HCl का मतलब एसिडिक मीडियम, किस में आ जाएगा, पेप्सिन। ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव था, ये डीएक्टिवेटेड था, ये डीएक्टिवेटेड था, ये एक्टिव था। अब जैसे ही ये एक्टिव होंगे तो ये एंजाइम्स क्या करवाते हैं, एंजाइम्स तो मैम डाइजेशन करवाते हैं, एंजाइम्स तो क्या करवाते हैं मैम, पाचन करवाते हैं। तो हमारे बॉडी में HCl का काम होता है 2 एंजाइम को एक्टिवेट करना। कौन कौन से एंजाइम, रेनिन एंड पेप्सिन। कैसे मैम, रेनिन पहले होता है प्रो रेनिन की फॉर्म में एंड पेप्सिन होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि रेनिन की डीएक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है, प्रो रेनिन। पेप्सिन की डीएक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है, पेप्सिनोजन।
इसीलिए मैंने बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन नहीं करवाता है, वो क्या करवाता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसी हेल्प करता है आप बताएंगे, किसको एक्टिवेट करके, एंजाइम्स को एक्टिवेट करके। अब जैसे ही रेनिन और पेप्सिन एक्टिवेट हुए तो वो क्या करेंगे, वो मैम डाइजेशन करवाएंगे। पर हमने इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं वापस कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मैम कि पेट में खाना आता है, पेट में एक जूस बनता है जिसका पीएच वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में होता है और इसको जठर रस बोलते हैं। इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर एक एसिड होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का नाम होता है रेनिन एंड पेप्सिन। इस एसिड का काम होता है सूक्ष्म जीवों को मारना, एसिडिटी कर देना, और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब कितने एंजाइम्स आ गए हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का मतलब हमारे स्टमक में कितने एंजाइम, 2। कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम कहाँ बनते हैं, आप क्या बताएंगे, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम हमारे पेट में बनते हैं। एक्टिवेट कौन करता है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कौन देता है बच्चों, HCl देता है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे ये रेनिन और पेप्सिन। देखो ये रेनिन करता है डाइजेशन, किसका, ये रेनिन करता है बच्चों दूध का डाइजेशन। आपने खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद दूध पिया तो ये दूध आया आपके पेट में, तो रेनिन क्या करता है, इस दूध को पचा देता है। कैसे पचा देता है, इस दूध को, इस दूध का इमल्सिफिकेशन कर देता है, इस दूध का इमल्सिफिकेशन कर देता है। बच्चों दूध क्या होता है, दूध का होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है पायसीकरण। क्या होता है, पायसीकरण। दूध की ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ड्रॉप होती हैं, दूध की ऐसी बड़ी बड़ी ड्रॉप, रेनिन एंजाइम इन बड़ी बड़ी ड्रॉप को ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। दूध बच्चों एक लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है। जब दूध का डाइजेशन हुआ तब भी वो लिक्विड रहा, और इस दूध के अंदर कुछ अमाउंट में पानी भी होता है। तो लिक्विड का, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में घुलना तो एक टाइप का सॉल्यूशन बनता है, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इमल्सन, इसको बोलते हैं पायसन। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध किस टाइप का सॉल्यूशन है, किस टाइप का विलयन है, आप बताएंगे दूध में पानी भी मिला हुआ होता है, या दूध के अंदर बहुत सारे लिक्विड फॉर्म के सॉल्यूशंस होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो दूध एक टाइप का इमल्सन सॉल्यूशन है, एक पायसन है, हालांकि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और लिक्विड चीज़ों का होता है हमेशा क्या, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है दूध की बड़ी बड़ी बूंदों को दूध की छोटी छोटी बूंदों में बदलना, दूध का इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और इस दूध की छोटी छोटी बूंदों में आ जाता है एक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है। दूध एक टाइप का पायसन विलियन है, दूध के अंदर पानी है, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर घुला हुआ, क्या घुलना क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। दूध की बड़ी बड़ी बूंदों को दूध की छोटी छोटी बूंदों में बदलना, इमल्सिफाई होना या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और दूध से हमें एक प्रोटीन मिलती है, और कौन सी प्रोटीन मिलती है, केसीन प्रोटीन मिलती है। कौन सी प्रोटीन, मैम खाना खाने के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दूध से हमें कौन सी प्रोटीन मिली, केसीन प्रोटीन। बच्चे क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बच्चे खाना तो खाता नहीं है, 3-4 साल का बच्चा है ना, या एक डेढ़ साल का बच्चा, वो दूध ज़्यादा पीता है। जब दूध ज़्यादा पीता है तो उसमें दूध को पचाने वाला एंजाइम भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम बनता है। आप बताएंगे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम बनता है। और अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं, अगर आपने 1-1.5 साल तक दूध नहीं पिया है, तो धीरे 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 आपके बॉडी में ये रेनिन बनना बंद हो जाता है। और धीरे 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 आपके बॉडी में जब रेनिन नहीं बनता है तो आपके दूध का भी डाइजेशन नहीं होगा।
ठीक है, राहुल कुमार यादव बच्चा, मैंने आपका कमेंट ले लिया है, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन में कनेक्शन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है तो 1 से 2 दिनों में ये सब कुछ सही हो जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है, प्लीज़ हैव पेशेंस, 1 से 2 दिन में ये सही हो जाएगा। हाँ, वीपीएन, अच्छा चलो, एक मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ, वही बताया हमारे टेक्निकल टीम वालों ने। अगर आपकी एप्लीकेशन में बार बार लिखा आ रहा है कनेक्शन फेल्ड, अगर आप जब लॉगिन करते हैं कोई बैच देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बार बार एप्लीकेशन में कनेक्शन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिस ऐप का नाम है VPN, राइट, VPN, हाँ, VPN ऐप है। और ऐसी ऐप है, मैं एक बार दिखा देती हूँ मोबाइल फ़ोन में। ऐसा आपका एक VPN नाम का एप्लीकेशन है, ठीक है। और जैसे ही आप VPN नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप फिर यहाँ पर आएगा लिखा हुआ कनेक्ट, और जैसे ही VPN पे आप कनेक्ट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कनेक्टिंग होगा, और कनेक्टिंग होने के बाद यहाँ पर एक कंट्री का साइन आ रहा है, तो इंडिया को छोड़कर ऊपर की साइड यहाँ पर कंट्री का एक फ्लैग सा बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर कनेक्ट के बाद साइड में एक ऑप्शन आ रहा है आपका मतलब एक फ्लैग सा बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर उस फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप इंडिया को छोड़ दो, कोई अदर कंट्री चूज कर लो, आपका कनेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर समझाऊं। कितने डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म किया जाता है? दूध का होता है पास्चुराइजेशन, आगे मैं दिखाऊंगी आपको, तो सुनो ध्यान से। अगर आपकी एप्लीकेशन में आ रहा है बार बार कनेक्शन फेल्ड, आप पढ़ रहे हैं अचानक से आ गया कनेक्शन फेल्ड, आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करो VPN। VPN ऐप जब डाउनलोड करेंगे एक गोल गोल ऐसे ऑप्शन में लिखा होगा कनेक्ट, कनेक्ट पे प्रेस करेंगे, कनेक्टिंग दिखाएगा, राइट में एक फ्लैग सा बना हुआ आएगा, जैसे इस फ्लैग पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के नाम आएंगे, आप इंडिया को छोड़ दो, अदर कनाडा या फिर कुछ भी आप कंट्री पे क्लिक कर दो, आपका कनेक्शन फेल्ड कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि हमारे स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। और ये रेनिन किसका डाइजेशन करता है? रेनिन दूध का डाइजेशन करता है। और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ आप यहाँ पर। दूसरा हमारे स्टमक में एक एंजाइम था, कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा था बच्चों? पेप्सिन। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। कैसे याद रखेंगे? P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ये किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। प्रोटीन बोले तो आपने सोयाबीन खाया, आपने मशरूम खाया, आपने नॉनवेज खाया, है ना, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? आप बताओगे, पेप्टोन्स की फॉर्म में या पेप्टाइड्स की फॉर्म में? किसकी फॉर्म में? पेप्टाइड्स की फॉर्म में। और ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 90% जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पेप्सिन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? मैम, पेप्सिन एंजाइम जितना भी प्रोटीन खाया है उसको पेप्टोन्स की फॉर्म में ले आता है, उसको पेप्टाइड्स की फॉर्म में ले आता है। बट मैम ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये तो क्या होता है, ये तो आंशिक तौर पे होता है। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है, बाद में आगे कंप्लीट होगा। आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? हाँ बिल्कुल, PCS लोअर क्लियर होगा इससे, डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका PCS लोअर का। ठीक है, चलिए आप याद क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे कि हमारे स्टमक में दूध का डाइजेशन हुआ और दूसरा किसका हुआ? प्रोटीन का। दूध का तो यहाँ पे 100% डाइजेशन हो जाता है, दूध कंप्लीट तरीके से केसिन में कन्वर्ट हो जाता है, बट प्रोटीन कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। ठीक है, वो तो इनिशिएट होता है, उसका डाइजेशन इनिशिएशन होता है उसका। ठीक है,
नरेश हो जाएगा कोर्स कंप्लीट GS 5 में, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आंशिक तौर पे इसका प्रोटीन्स कंप्लीट नहीं होते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होता है कंप्लीट का डाइजेशन, वो पेप्टोन्स की फॉर्म में बदल गया। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो मुझे लगता है आज की क्लास यहाँ तक की आपको समझ में आई होगी। सबसे पहला मैंने आपसे पूछा कि हमारे पेट में कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है और कौन से का नहीं होता है। आप बताएंगे दूध का हुआ और प्रोटीन का हुआ, कौन सा नहीं हुआ। आप क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का डाइजेशन नहीं हुआ, जबकि हमारे माउथ में, हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का तो हुआ था बट प्रोटीन और लिपिड का नहीं हुआ था। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे माउथ में कुछ फूड का डाइजेशन हुआ था, कौन से का, कार्बोहाइड्रेट का। फिर आपके पेट में किसका हुआ, प्रोटीन का। और कुछ दूध, कहने का मतलब मैम बहुत सारा पेट में कुछ तो क्या है, डाइजेस्टेड फूड है। भाई क्या है, डाइजेस्टेड जिसका पाचन हो चुका है, और कुछ क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है। भाई अनडाइजेस्टेड भी तो है ना, लिपिड्स हैं, है ना, और एक कंप्लीट तरीके से डाइजेशन थोड़ी ना हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे कि हमारे पेट में एक मिक्सचर बन गया है खाने का, कुछ उसमें डाइजेस्टेड है और कुछ उसमें अनडाइजेस्टेड है। और हमारे फूड में ये जो डाइजेस्टेड, हमारे पेट में ये जो डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड का जो मिक्सचर है उसको काइम कहा जाता है, CHYME। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज काइम, आप बताओगे हमारे पेट में डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड का एक मिक्सचर है, कुछ पचित खाना है हमारे पेट में और कुछ अपचित खाना है। उसके मिक्सचर को मैंने क्या बोला, उसको मैंने काइम बोला। क्या बोला, काइम बोला, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया ये काइम कहाँ का खाना है, ये हमारे पेट का खाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। C का हुआ था, P और L का नहीं हुआ था। तो हमारे माउथ में जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड था उसको नाम दिया था बोलस। क्या नाम दिया था, बोलस। एक बार फिर पूछो, दोनों क्वेश्चन बताती हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बोलस कहाँ का खाना होता है, आप बताएंगे मुंह का। काइम कहाँ का खाना होता है, पेट का। ये लो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे स्टमक में ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, एक आपको ज्ञान की बात बताऊं। स्टमक के बाद एक स्टमक में ज्ञान की बात और बताती हूँ। एक बार आपके एग्जाम में, अब कौन सा एग्जाम था आई डोंट नो, मतलब याद नहीं है मुझे किस एग्जाम के पेपर में आया था, बट क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि जो अल्कोहल लेते हैं आप, क्या लेते हैं बच्चों, अल्कोहल, शराब पीते हैं आप, है ना, उस शराब का डाइजेशन कहाँ होता है, शराब का इमल्सिफिकेशन या डाइजेशन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन थे, पहला था लीवर, दूसरा था पैनक्रियाज, तीसरा ऑप्शन था शायद पेट और स्टमक, और चौथा था स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर करते आप क्या आंसर करते, मुझे इसका आंसर दीजिए, आप क्या आंसर करते इसका। जल्दी बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे लीवर, कुछ बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ बोल, अच्छा ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं लीवर 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 लीवर। हाँ जी बताओ, क्या सही करते हैं आप। हाँ जी, क्या आंसर कर दे। चलो मैं बताती हूँ क्या आंसर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ भी लिख रहे हैं बच्चे, है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर C, स्टमक।
यही तो आप गलतियां करते हैं एग्जाम में, यही तो मुझे आपकी खत्म करवानी है गलतियां। मुझे पता है सब लोगों को लगता है कि अल्कोहल पीने से क्या खराब होता है, लीवर, तो सब लोग ऑप्शन क्या टिक करके आ गए, लीवर। बेवकूफों, महामूर्खों, ध्यान से सुनो, लीवर में अल्कोहल नहीं जाती है, लीवर में अल्कोहल नहीं जाती है, याद रखना। देखो क्या होता है, आप, ये आपका माउथ होता है, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट बहुत अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ। ये आपका फूड पाइप था, ये आपका स्टमक था, स्टमक से आपकी ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका ऐसे लीवर कनेक्ट होता है, ऐसे डक्ट के थ्रू, नलियों की सहायता से। ठीक है, देखो क्या बताया मैंने बताया कि ये आपका माउथ, माउथ में आपने यहाँ पर अल्कोहल ली, क्या ली, अल्कोहल, शराब पी, शराब कहाँ आई, आपके पेट में, और शराब का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। फिर क्या होता है, शराब का डाइजेशन होने के बाद शराब के अंदर, अल्कोहल के अंदर होते हैं टॉक्सिक एलिमेंट, क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ। जैसे शराब में होता है एसीटोन, क्या होता है, एसीटोन, शराब में होता है एसीटैल्डिहाइड। ये दोनों केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हानिकारक होते हैं। और जो शराब में नशा होता है वो शराब का नहीं होता है, वो एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड का ही होता है। जैसे ही आपने अल्कोहल ली माउथ से स्टमक में, स्टमक में जैसे ही आपका अल्कोहल आया, उस अल्कोहल का इमल्सिफिकेशन हो गया, उसका पायशीकरण हो गया, और अल्कोहल का डाइजेशन या पायशीकरण होने के बाद अल्कोहल एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब पेट का खाना कहाँ जाता है, आप सब जानते हैं, पेट से जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के साथ एक ऑर्गन जुड़ा होता है, लीवर। और मैंने आपको बताया है, जब भी हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिक एलिमेंट आता है, उसको अपने साथ कौन बुला लेता है, अपने पास लीवर बुला लेता है। लीवर सारे कूड़े कचरे को अपने पास रख लेता है। यहाँ पर कूड़े कचरे का मतलब है टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो जैसे ही इस छोटी आंत में यहाँ से आपकी अल्कोहल आई, इस अल्कोहल या अल्कोहल के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, लीवर में, और लीवर में जाकर हमारे लीवर की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही हमारे लीवर की टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी, हमारा लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल का डाइजेशन पेट में होता है, बट अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिक हानिकारक पदार्थ होते हैं वो कुछ नलियों की सहायता से छोटी आंत से होते हुए हमारे लीवर में चले जाते हैं, और लीवर में वो डिपॉजिट हो जाते हैं, लीवर में वो जम जाते हैं, और लीवर की सेल्स, लीवर की कोशिकाएं नष्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं या वो खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, और लीवर आपका काम करना बंद कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अल्कोहल पीने से क्या खराब होता है, हमारा लीवर खराब होता है। बट लीवर में अल्कोहल नहीं जाती है, अल्कोहल के डाइजेस्टेड पार्टिकल्स जाते हैं, जो कि एसीटोन एंड एसीटैल्डिहाइड होते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, शराब का पाचन हमारे पेट में होता है, ना कि लीवर में। लीवर में खाना नहीं जाता है उल्लुओं, लीवर में खाना नहीं जाता है, लीवर अपना जूस ट्रांसफर करता है छोटी आंत में। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने खाना कहाँ खाया, माउथ में, माउथ के बाद कहाँ गया, फूड पाइप में, फूड पाइप से हमारे पेट में गया। अब कहाँ आएगा खाना, हमारी आंतों में आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। बसंत, आप बहुत दिनों बाद दिखे, ठीक है, छोटी आंत में। तो नेक्स्ट हमारा अब ऑर्गन कौन सा होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नेक्स्ट कौन सा है, छोटी आंत। दो आंत होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन कल से पढ़ेंगे। कल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। यस महेंद्र कुमार तंवर, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। आज के लिए इतना बहुत है। मुझे लगता है कि मैंने 1.5 घंटे में ही 2 घंटे का ज्ञान दे दिया आपको। अब आप मुझसे कुछ डाउट पूछिए, जो आपके डाउट है। अभी मैं 15 मिनट तक आपके डाउट लूँगी, ठीक है। जल्दी मुझे डाउट पूछो, किसी भी टाइप का डाउट है। इतनी देर से आप कमेंट कर रहे थे ना, अब पूछो, आप कितने डाउट पूछ सकते हो, जल्दी पूछो। छोटी आंत कल से पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। अब जल्दी से मुझसे डाउट पूछो, मैं भी देखूँ। हाँ, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने के लिए ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है। आप जल्दी पूछिए। मैम आज हम लेट हो गए हैं। अमर, अगर आप लेट हो गए हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस देखिए सारी।
मैम आर्टिफिशियल टीथ किसका बना हुआ होता है? डोंट वरी, मैं केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैम एक बार, जीभ में दरार क्यों हो जाती है बेटा? जब जीभ में आप ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, ज़्यादा खट्टा खा लेते हैं, तो जीभ के अंदर जो मसल्स होती हैं वो फटना स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए, ठीक है। मैम लार अपने आप क्यों गिरती है? अब लार अपने आप क्यों गिरती है, आप मुंह खोलोगे तो लार गिरेगी, अब इसमें मैं क्या बताऊं। मैम एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स वो कैटलिस्ट हैं जो प्रोटीन के भी बन सकते हैं, जो स्टेरॉइड के भी बन सकते हैं। वो कैटलिस्ट जो डाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं। विटामिन ए का अनुसूत्र क्या होता है? आई डोंट नो अनुसूत्र क्या होता है। अनुसूत्र किसको बोल रहे हैं आप? स्किन मसल्स में कौन सा टिश्यू होता है? जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, सिर्फ जो पढ़ाया है उसके डाउट पूछिए, ठीक है। मैम मेरा नाम आ रहा है, यस आपका नाम आ रहा है। मैम ये बताइए, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस आता है? अरे कल की क्लास में गॉल ब्लैडर बाइल जूस सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। मैम घटना चक्र कंबाइंड बुक ले सकते हैं क्या? यस, इट्स ए जेन्यून बुक, आप परचेज कर सकते हैं। पटना में क्लास कहाँ है? भिखना पहाड़ी मोड़ राठौड़ कैंपस में हमारी पटना में क्लास है। मैम HCl का pH 1.5 to 1.8। देखो बच्चों, जो pH वैल्यू होता है वो वेरी करता रहता है, आप एकदम फिक्स pH नहीं बता सकते। अगर थोड़ा सा ज़्यादा निकला तो 1.5 to 1.8 हो जाएगा, बट अगर स्टैंडर्ड जो मानो तो 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में हो सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाया, ज़्यादा HCl निकल गया तो 1.8 तक हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। pH हमेशा वेरी करती हैं। सेल की डिवाइडेशन बाली देते, आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं हम। सेल डिवाइडेशन क्या होता है? डिवाइडेशन नहीं होता, सेल डिवीजन होता है। आहार नाल किसे कहते हैं? बच्चों आहार नाल बताया था कल की क्लास में कि एलिमेंट्री कैनाल को आप आहार का नाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। नेक्स्ट पूछिए। H ये कैसा क्वेश्चन है? PDF न्यूट्रिशन का PDF डल चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। मैम हालोन क्या है? ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। यस बिल्कुल करता है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको केमिस्ट्री में। शराब पीने के बाद खाना ज़्यादा स्वाद क्यों लगता है? ये सब नॉनसेंस क्वेश्चन मुझसे ना पूछें तो बता अच्छा है। बोलस क्या होता है बच्चों? जो माउथ में हमारा डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड, उसके मिक्सचर को आप बोलस बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। बायो के भगवान हो आप? नहीं नहीं, आप मेरे को भगवान नहीं बोलिए, मैं एक टीचर हूँ मामूली सी, और कुछ नहीं है, ठीक है। मैम मैसेज नहीं जा रहा है, सुनील आपका मैसेज आ रहा है, बिल्कुल। मैम क्या सभी प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं? यस सभी नहीं, सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकते, आप नहीं कह सकते ये बात, बट एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आगे पढ़ा दूंगी मैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स में डिफरेंस करवा दूंगी जब मैं हार्मोन्स करवाऊंगी तब। मैम ग्रुप डी का MCQ बैच ज्वाइन करना है? हाँ आप कर सकते हैं, आज उसमें क्लास होगी 5 से 6 बजे तक। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि कैसे है? कल की क्लास में पता लगेगा। केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होंगी? मैंने कितनी बार बताया है कि केमिस्ट्री की क्लास मत पूछिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करते ही हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करेंगे। कोशिका का विभाजन कब हुआ था? कोशिका का विभाजन मतलब कब हुआ था? मुझे आई डोंट नो, आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैम साइंस फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, बसंत झा। ओके बसंत, थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ पर वापस पढ़ने आए हैं। लड़कियों में खून कितना होता है? लड़कियों में ऐसा कहा जाता है मतलब लड़कों में 5 से 6 लीटर होता है, लड़कियों में 4.5 से 5 या 4 से 5 लीटर खून चल जाता है। अजय कुमार आपके मैसेज आ रहे हैं, आपको ढंग का क्वेश्चन पूछे तो सही है आप। जीभ की कनिका, क्या बोल रहे हैं आप? जीभ की कलिका, कलिका बर्ड को ही बोलते हैं, बर्ड को ही बोलते हैं कलिका। किस विटामिन की कमी से घबराहट हो सकती है? विटामिन B6 की कमी से आपको घबराहट हो सकती है और आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। लिपिड का पहचान कहाँ हो? लिपिड का पाचन आगे पढ़ाएंगे सलोनी, अभी नहीं अभी नहीं, अभी जब आपने बात ही नहीं की लिपिड्स के बारे में तो आप क्यों पूछ रही हैं? मैम मेरी काफ़ी क्लास नहीं हो पाई, सिस्टर की शादी थी। कोई बात नहीं, अब आप देख लीजिए, है ना। स्टमक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किस वर्ड की तरह होता है? जे की तरह होता है, जे की तरह। स्टमक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे की तरह होता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। मुंह कैसे सूज जाता है? यार तुम कैसे क्वेश्चन पूछते हो नॉनसेंस। मुंह कैसे सूज जाता है, जीभ कैसे फट जाती है? आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम ए टीचर, ठीक है। मैम लेक्चर के नाम के साथ टॉपिक का नाम भी ऐड करवा दीजिए। यस इस पे हम काम करेंगे, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई, हम करवा देंगे, ठीक है। मैम पेमेंट करने के बाद भी ओपन नहीं हो रही है इंग्लिश की क्लास, एक बार मैनेजमेंट को अपनी ईमेल आईडी भेजिए, ज़रा चेक कर लेंगे, वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी।
लीवर में कौन सी सेल्स होती हैं? लीवर में हैपेटिक सेल्स होती हैं, कूफर सेल्स होती हैं। आगे पढ़ाएंगे अगली क्लास में, हैपेटिक सेल्स एंड कूफर सेल्स लीवर में होती हैं। क्यों इतना जल्दी चलते हैं आगे? जो पढ़ाया हुआ है उससे पूछिए ना। लाइव क्लास है मैम? यस, दिस इज लाइव क्लास। चलो, मुझे लगता है आपके डाउट इतने ही थे, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अब आपके कोई डाउट नहीं है। आप इतने अच्छे से केसिन कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कैसे, हाँ ये बताएंगे अजय कुमार। यह पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपका क्वेश्चन नोट कर देती हूँ कि कैल्शियम पैरा कैसिनेट की फॉर्म में कैसे जाता है। ये आपको मैं एक रिएक्शन होती है, जब वो पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कैसे बदलता है। और इसी के साथ मैं आपको स्टोन के बारे में बताऊंगी, यहाँ पे पत्थरी, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, डोंट वरी, पढ़ाऊंगी। पेपलिया क्या होता है? पेपलिया आई डोंट नो, आप स्पेलिंग गलत लिख रहे होंगे। पीडीएफ डलवा दो, अभी मैं बोल देती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की पीडीएफ आप डलवा सकते हैं, अभी डलवा देती हूँ मैं ना। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। अभी पीडीएफ डलवा दूंगी, बाय, टेक केयर, टेक केयर। मेरी अभी जो बैचेस में क्लास चल रही थी उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ डलवाइए और क्लास को ऑफ कीजिए। रोहन